गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं आपको 12th क्लास के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इस वीडियो के प्रति आप कमेंट भी ज़रूर देंगे। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की आरंभिक रचना करनी शुरू की तो आरंभ में उन्हें मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास है एक महत्वपूर्ण काल माना गया। इसके कारण निम्नलिखित हैं कि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इस समय जब भारत के इतिहास की रचना करने लगे थे भारतीय, तब भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं तथा 20वीं सदी के आरंभिक इतिहासकारों को प्राचीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत ही चुनौतीपूर्ण तथा उन्हें क्या लगी, उत्साहवर्धक लगी। साथ ही उस काल की पत्थर की मूर्तियां सहित मौर्य काल के सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य को पहचान माने जाने लगे। मतलब पत्थर की मूर्तियां भी बहुत अच्छी थी और मौर्य कालीन पुरातत्व जो खुदाई करके प्रमाण निकले वो साम्राज्य की पहचान माने जाने लगे थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश तथा अन्य शासकों के जो अभिलेखों से पूरी तरह से भिन्न थे, इसलिए मौर्य साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण माना गया। फिर उन्हें महसूस होने लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था, जिसके कारण भी मौर्य साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण साम्राज्य माने जाने लगा। अशोक के बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी था जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने इसको किसको बना, मौर्य साम्राज्य को एक प्रमुख काल माना था। तो ये था मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अशोक के बारे में बताना है कि अशोक का इतिहास में क्या स्थान है, अशोक को क्यों माना जाता है, केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व में महान राजा की क्यों माना जाता है। देखो, अशोक को क्या नाम कहते हैं, अन्य बहुत महान इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने कलिंग जो आधुनिक में उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी और कलिंग युग के पश्चात अशोक ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या लगा दिया था, मानवता की सेवा करना लगा दिया था। अब उसने लोगों के धार्मिक तथा नैतिक उपदेश देने शुरू कर दिए थे। विश्व में किसी भी सम्राट ने जनता के लिए ऐसा त्याग नहीं किया था। अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था। राज्य की ओर से विधवाओं तथा अनाथों को विशेष सुविधाएं प्राप्त दी जाती थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व के सभी देशों में फैलाया था। एक छोटे से धर्म को विश्व धर्म बनाने वाला व्यक्ति वो अशोक ही था। अशोक एक सहनशील सम्राट था, वह सभी धर्मों का आदर करता था और अशोक पहला शासक था जिसने पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए थे। इसीलिए अशोक को क्या कहा जाता है, एक महान शासक या कहा जाता है और इतिहास में उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। उसके इसी कार्यों की वजह से अशोक का नाम इतिहास में बहुत अधिक सम्मान के साथ लिया जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है अशोक का इतिहास में स्थान। ये था मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब मेरा है मौर्य साम्राज्य की दूसरी असमिति का क्या दायित्व था। तो मौर्य साम्राज्य की दूसरी असमिति का जो थी वो यातायात तथा खान पान का संचालन करती थी। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित कार्य किए थे। मौर्य साम्राज्य की दूसरी असमिति थी उपक्रम ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करती थी, सैनिकों के लिए भोजन तथा जानवरों के लिए चारे का प्रबंध करती थी, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों तथा शिल्पकारों की वो नियुक्ति करती थी कि कौन कौन से सैनिकों की लोग देखभाल करेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, कोई 3 बातें बताओ जो मौर्य साम्राज्य के महत्व को धुंधला कर देती हैं। मौर्य काल के केवल कितने सालों तक चला, 150 वर्षों तक ही चला, जिसे बहुत बड़ा काल नहीं माना जाता है। दूसरा, ये महाद्वीप के सभी क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं फैला था। और तीसरा जो है, साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी प्रशासन का नियंत्रण एक समान नहीं था। इसलिए मौर्य साम्राज्य के महत्व को थोड़ा ये 3 बातें जो है थोड़ा क्या करती है, धुंधला करती हैं। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर था।
अब मैं आपको बताऊंगी अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदरे लेख को कहते हैं। ये उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों और विचारों के बारे में बताते हैं जो इन्हें खुदवाते हैं। तो अभिलेख किस पे लिखे जाते हैं? पत्थर, धातु या मिट्टी के जैसी कठोर सतह पर लिखे जाते हैं। ठीक है, इसे अभिलेख कहते हैं। अब अगला है मेरा अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेखों के जो अध्ययन किया जाता है उसे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। तो ये पहला है। फिर जनपद, जनपद का अर्थ है कि एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जाति अपना पांव रखता अथवा बस जाते हैं। जैसे कोई कुल या जाति वहाँ बस जाते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। फिर है ओलिगार्की या समूह शासन किसे कहते हैं? ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह से के उसमें होती है, हाथ में होती है, वश में होती है। रोमन गणराज्य भी एक ऐसा ही समूह था जिसे ओलिगार्की या समूह शासन कहा जाता है। अब इसके बाद मेरा विशेप किसे कहते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। यह ईस्ट इंडिया के कंपनी के एक अधिकारी थे जिन्होंने 1830 में के दशक में ब्रह्मी और सकोश ख कोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला था। वे विशेप थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पियदर्शी किसे कहती हैं? पियदर्शी का अर्थ है अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है, उसे पियदर्शी कहते हैं। भारतीय अभिलेख विज्ञान के में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रीशेप ने ब्रह्मी और रोष्टी लिपि का अर्थ निकाला और इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में जिन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया था। विशेप को पता चला कि अधिकांश सिक्कों पे पियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा गया है। कुछ अभिलेखों पर राजा अशोक का भी नाम लिखा हुआ है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में एक थे, इसीलिए उनका नाम क्या नाम कहते हैं सिक्कों और अभिलेखों में लिखा गया था, इसीलिए उन्हें प्रियदर्शी कहा जाता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है सरदार और सरदारी में क्या अंतर है? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। वे सरदार के कार्यों में और विशेष अनुसंधान का संचालन करने में, युद्ध के समय नेतृत्व करने में और विवादों का सुलझाने में, मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे अपने अधीन लोगों से भेद लेता था जबकि राजा कर वसूली करते थे और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता था। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। तो ये है सरदार और सरदारी में अंतर। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सुदर्शन झील कहाँ है, इसके बारे में बताओ। सुदर्शन झील गुजरात में है। ये कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को एक साशा रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख कराने के लिए बनवाया गया था। तो उसी से हमें सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो।